गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले मेरे और सारे वीडियोस आ चुके हैं जिसमें आप लोगों ने देखा। इस बार हम लोग हमारे अतीत के कक्षा 8 का पार्ट 4 जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, आज हम लोग इस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग पहले आदिवासियों के बारे में जान लें। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन 2 लाइन की हम बता दे रहे हैं। बाकी इसके पहले हम लोगों ने क्लास 7th में भी आदिवासी जनजातियों से चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उस चैप्टर में भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जान लें कि आदिवासी हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब ये निवास करते हैं। तो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों में अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में है। और इसीलिए भारत सरकार इन आदिवासियों के लिए, इन अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संविधान में कुछ प्रारूप बना रखे हैं जिसमें इन्हें 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है। तो बच्चों, अब हम आगे आते हैं इस चैप्टर पर। तो देखते हैं कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को, जो झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में रहता था, तो उसके प्रति लोगों की बड़ी असीम भावना थी, एक गहरी निष्ठा बनी हुई थी। और ये जो बिरसा नाम का आदमी था, जो आदिवासी था, ये अक्सर जंगलों में और गांव के आसपास इलाकों में घूमता रहता था, जिससे लोग इससे भली भांति परिचित हो गए थे। और लोगों का विश्वास था कि बिरसा के पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि लोगों का मानना था कि वो छोटी मोटी हर तरीके की बीमारी को दूर कर, इसमें लिखा है कि वो छोटी मोटी हर बीमारी को वो दूर कर सकता था। छोटे से अनाज की ढेरी को, जहाँ पे थोड़ा सा अनाज है, उसको अपनी जादुई शक्तियों से वो काफ़ी सारी मात्रा में कई गुना बढ़ा देता था। और बिरसा का खुद का भी ये मानना था कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं, और यह शक्ति उसको भगवान ने दिया है, जिसको हम लोग गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा आगे लिखा हुआ है कि उनको दीकुओं, जिनको ये लोग बाहरी लोगों के नाम से बुलाते थे, दीकुओं को गुलामी के आज़ाद कराने के लिए भेजा गया है। तो बिरसा का मानना था कि जहाँ पर जो बाहरी लोग हैं, जहाँ पर उनकी शासन सत्ता चल रही है, जिससे वो दूसरे के अधीन अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो गाँववासी, वहाँ के कुछ आदिवासी जनजातियाँ थीं, तो उनसे, उनकी गुलामी से वो उन्हें मुक्त कराने के उद्देश्य से भगवान ने उसे स्वयं वहाँ भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। इसी सारी बातों को लेकर लोगों की धारणा बन गई कि बिरसा जो है वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आया है। तो लोग उसमें अपनी आस्था को दिखाते हुए एक समूह में एकजुट होकर उसके साथ हो लिए। और लोगों का सोचना था कि जो उनके जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, बिरसा उन्हें दूर कर सकता है। तो बिरसा के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, इसीलिए लोग इसको बिरसा मुंडा के भी नाम से जानते हैं। और बच्चों, ये भी है कि यदि आप इन्फॉर्मेशन इसकी और अपनी बढ़ानी चाह रहे हैं तो गूगल पे आप बिरसा मुंडा नाम से इसको सर्च करके और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में निवास करते हैं। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासियों संथाल और उराव, ये भी आदिवासी जनजातियां थीं जिनका नाम संथाल और उराव था, वो भी बिरसा की जनजातियों के साथ शामिल थे। तो अभी बताया ना कि क्यों शामिल थे, क्योंकि लोगों की उसकी अदृश्य शक्ति के पीछे एक विश्वास जम गया था। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों, अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से काफ़ी बेचैन थे, काफ़ी परेशान
थे। उनकी परिचित जीवन मतलब उनका जो डेली लाइफ का था, जो डेली रूटीन था, उसमें उन अंग्रेज़ों का उस शासन सत्ता का हस्तक्षेप होने लगा था, जिससे वे अपने जीवन को काफ़ी खतरे में मान रहे थे। खतरा यहाँ पर मतलब है कि उनकी जो अपनी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, वो कंटिन्यूसली नहीं चल पा रहा था, कुछ कुछ बाधित होने लगी थी, और जिससे उनका आजीविका के साधन थे वो थोड़े से दिक्कत में आने लगे थे, कुछ समस्याएं वहाँ पर होने लगी थी। बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था? यहाँ पर है यहाँ कि बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था। तो बिरसा तो सबसे पहले चाहता था, जिन्हों बाहरी दीकू के नाम से जाना जा रहा था, उनसे वो उन्हें मुक्त कराना चाहता था। अब ये बाहरी कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में अब हम लोग इसी तरह के कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। पिछले साल अपने आदिवासी समाज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। जब चैप्टर को मैंने वीडियो स्टार्ट किया तभी बताया कि हम लोगों ने क्लास 7th में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि हम लोग जनजातीय क्षेत्रों और आदिवासी जीवन शैली किस तरह थी। आदिवासियों को आज भी प्रकृति पूजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के बहुत निकट हैं। ये जंगलों में निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में निवास करते जो आज की भागदौड़ वाले जीवन से बिल्कुल दूर है। लेकिन बदलते परिवेश, बदलते समाज के साथ साथ अब इनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। ज़्यादातर कबीले के रीति रिवाज, रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे सामाजिक भेद भी नहीं थे। सामाजिक भेद मतलब कि कोई विशेष सामाजिक भिन्नता इन लोगों के बीच में नहीं थी, जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे रहना चाहते हैं। यहाँ पर कुटुंब का मतलब एक समूह है, और ये सभी जानते हैं कि समूह में हमेशा शक्ति निवास करती है, और वो इन शक्तियों को बहुत भली भांति पहचानते थे कि जहाँ पर एकजुटता, एक शक्ति होती है, वहाँ पर कोई उनका कुछ गलत नहीं कर सकता, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं समझते थे वे लोग कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक अंतर भी नहीं था। अब आगे हम लोग आते हैं, जनजातीय समूह किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 19वीं सदी की बात है कि देश के विभिन्न भागों में, काफ़ी सारे हिस्सों में आदिवासियों के जो जीवन शैली थी काफ़ी सक्रिय हो गई थी, और अंग्रेज़ों से ये काफ़ी कुछ मुक्त होने लग। कुछ ऐसे भूभाग थे, कुछ ऐसे आदिवासी जनजातियां समूह थी जो बिरसा के सहयोग के कारण, उसकी सूझबूझ के कारण, उसके सलाह के कारण अब उनका जीवन में सचमुच परिवर्तन आने लगा था। अब उनके जीवन स्टाइल पे हम लोग लाइफ स्टाइल पे बात करते हैं, तो हम आज भी कृषि से जुड़े हुए हैं, और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आज भी भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। तो ये भारत के कई सारे हिस्सों में रह रहे आदिवासी जनजाति कृषि से ही संबंधित थे। तो ये लोग खेती करते थे, और आज भी खेती होती है। खेती आज भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। तो आइए अब हम लोग झूम खेती पर डिस्कशन करते हैं। झूम खेती क्या है? उसमें कुछ समुदाय ऐसे थे जो खेती पर ही निर्भर थे, मतलब इस खेती को वो लोग झूम खेती कहते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था, मतलब इसमें कोई एक विशेष स्थान नहीं होता था जहाँ पर उनको निश्चित रूप से रहना ही पड़े। ये लोग इस खेती को अलग अलग स्थानों पर कुछ समय रह कर वहाँ पर करते थे। तो इस खेती से उन्हें कई सारे फायदे थे। एक तो इनका स्थान परिवर्तन होता था, थोड़ा सा मौसम में, पर जलवायु में स्थान परिवर्तन के कारण इनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज भी होता था, लेकिन थे ये प्रकृति प्रेमी ही। इस तरह की खेती करने के लिए वो जंगल के छोटे छोटे भूभाग पर खेती करते थे, और ये लोग ज़मीन पर धूप लाने के लिए
कि सूर्य का प्रकाश हमारी खेतिहर भूमि पर अधिक से अधिक पड़े, जिससे उनकी फसल बहुत अच्छी हो, तो वो आसपास के पेड़ों को काट देते थे। आसपास का पेड़ों का मतलब है यहाँ पर है कि जो पेड़ बहुत घने होते थे, जिसके कारण उनकी ज़मीन पर भली भांति धूप नहीं आ पा रही थी, तो वैसे पेड़ों के ऊपरी हिस्से को ये लोग काट देते थे और घास को और इन सूखी लकड़ियों को, पत्तियों को सब जला देते थे, जिसमें पोटाश की मात्रा अधिक होने के कारण वो खाद के रूप में वो राख को यूज़ करते थे, जिससे उनकी खेती बहुत अच्छी होती थी, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता था। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरस देते थे। जैसे कि आजकल हम लोग खेती करने के लिए नए नए उपकरणों का यूज़ करते हैं, उस समय ऐसे उनके पास विशेष उपकरण न होने के कारण इनके पास जो भी इक्विपमेंट थे, जो भी उपकरण थे, उसका वो अपनी खेती में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते थे। वे खेतों को जोतने के लिए और रोपने के लिए बस बीजों को, जब ये खेत उनके खुरच देते थे कुदाल से और मिट्टियों की अल्टा पल्टी कर देते थे, उसके लिए फिर उसके बाद ये खेती करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस में बीजों को बिखेर देते थे, मतलब छिटक कर फैला देते थे। तो इसमें अभी हम लोग आगे के प्रश्न में रिक्त स्थान में भी पढ़ेंगे कि वो लोग खेती में बीजों का उपयोग किस तरह करते थे। तो खेती यहाँ पर होगा कि खेती में बीजों का उपयोग ये लोग बिखेरने के रूप में किया करते थे। और जब इनकी फसल तैयार हो जाती थी तो उस फसल को वो काट कर इकट्ठा कर लेते थे, फिर कुछ समय के लिए उस खेत को, उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते थे, जिससे वहाँ पर खेतों पे परती पड़ने लगे और उनकी खेती जब दोबारा करनी हो उनको, तो उस खेतों की मिट्टी को पलटकर वो बेहतर तरीके से खेती कर सके।